हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे विजन IAS के करंट अफेयर्स जो कि PT 365 2021 की पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए मैं इसका पार्ट 12 लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। आइए शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से। टॉपिक कहता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। न्यूज में क्यों रही है समझते हैं। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव कर दिया है कि अब आप नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को सेटअप करो और ये एजेंसी जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जो कि एग्जामिनेशन कराएगी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। ठीक है, अब कुछ की फीचर्स के बारे में बात जानते हैं कि इसके कुछ फीचर्स क्या हैं। देखिए, ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है ये एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी जिसे हम लोग CET बोलते हैं और ये टेस्ट कराया जाएगा रिक्रूटमेंट के लिए नॉन गैजेट पोस्ट जो कि हमारे सरकार के अंदर या पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर होती हैं। ठीक है, ये कौन सी पोस्ट है? नॉन गैजेट पोस्ट है, गैजेट पोस्ट के लिए नहीं है। नॉन गैजेट पोस्ट जो कि आपकी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर होती है। अभी जो NRA है, NRA का मैं बार बार यूज करूंगी वर्ड का, बार बार नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या बोलूं। देखिए, NRA जो है ये विल बी अ सोसाइटी रजिस्टर्ड। ये एक सोसाइटी होगी जिसे रजिस्टर करा जाएगा अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट और इसे हेड करने वाले होंगे एक चेयरमैन जिसकी रैंक सेक्रेटरी की होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। साथ में यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव भी इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब SSC से, उसके साथ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो कि RRB है उससे, और साथ में इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन मतलब IBPS से। तो इन सारी बॉडीज से रिप्रेजेंटेटिव भी इसके अंदर होंगे। अभी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये एक साल में 2 बार होगा। अलग अलग CETs जो होंगे वो ग्रेजुएट लेवल के लिए होंगे, 12th पास लेवल के लिए होंगे और 10th पास लेवल के लिए होंगे ताकि फैसिलिटेट करें रिक्रूटमेंट वैकेंसीज जो कि अलग अलग लेवल की होती हैं उसके लिए। अब कुछ वैकेंसीज आती हैं जो कि ग्रेजुएट्स के लिए होती हैं, कुछ आती हैं क्लास 12 पास के लिए होती है, कुछ 10th पास के लिए होती हैं। तो जो CET है ये होगा एक साल में 2 बार होगा। अलग अलग CETs होंगे यहाँ पे, ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए, 12th वालों के लिए और 10th वालों के लिए। क्योंकि देखिए अलग अलग इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अलग अलग रिक्रूटमेंट निकलते हैं भाई, अलग अलग वैकेंसीज के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट होते हैं, तो इसलिए अलग अलग यहाँ पे टेस्ट होंगे। स्टार्टिंग में इनिशियली CET जो है ये कंडक्ट करी जाएगी फॉर 3 एजेंसीज ओनली। सिर्फ 3 एजेंसी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को रखा जाएगा। एक आपकी RRB होगी, दूसरी आपका IBPS होगा और तीसरा आपका SSC होगा। बट बाद में ये सारे के सारे जो आने वाले फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स हैं उनके तक भी एक्सटेंड किया जाएगा, है ना। अभी टेस्ट करके देख रहे हैं कि कैसा है, क्या रहेगा, बढ़िया है कि नहीं रहेगा। अब देखिए, जो एग्जामिनेशन होगा ये कुछ 12 लैंग्वेजेस में किया जाएगा और ये जो CET है ये फर्स्ट लेवल टेस्ट होगा। अब इस टेस्ट में से शॉर्टलिस्ट करे जाएंगे कैंडिडेट्स और स्कोर जो होगा इन कैंडिडेट्स का उन्हें 3 सालों तक के लिए वैलिड करा जाएगा। ठीक है, वैलिड करार रहेंगे, जो भी स्कोर पाएगा बच्चा वो 3 सालों तक के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, अब कुछ फायदे देखते हैं। बहुत ही अच्छा है ये, मुझे तो खासकर बहुत अच्छा लगता है। एडवांटेजेस क्या है इस जो है आपका नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी के। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या फायदे हैं, इंस्टीट्यूशंस के लिए क्या फायदे हैं, दोनों ही आपको समझाना चाहूंगी। स्टूडेंट्स के लिए तो देखिए अलग अलग एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, तो ये भाई इससे रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। इंस्टीट्यूशन के लिए जो खर्चा वगैरह होता है एग्जामिनेशन सेंटर को अरेंज करने में हर एक एग्जाम के लिए, वो खर्चा बचेगा। फिर स्टूडेंट के लिए यहाँ पे जो विमेन कैंडिडेट्स हैं उनको इनकरेज मिलेगा क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है उसके पास एक सेंटर होगा एग्जामिनेशन का। और इंस्टीट्यूशन के लिए एक सिंगल एग्जाम होगा, तो सिंगल एग्जाम की वजह से रिक्रूटमेंट साइकिल थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाएगा और इसीलिए एफिशिएंसी जो एडमिनिस्ट्रेशन की है वो और बढ़ेगी। तो बार बार ये करना नहीं पड़ेगा, तो जो काम एडमिनिस्ट्रेशन जो काम ये लोग कर रहे थे उस काम पे ध्यान दे पाएंगे। अब स्टूडेंट को तीसरा फायदा होगा कि जो बर्डन है, जो फीस वगैरह दी जाती है ना, कई सारे एग्जाम देते हैं तो हर बार फीस देते हैं, आप भी गुजरे होंगे इस चीज से, तो वो यहाँ पे बर्डन कम होगा, एक सिंगल एग्जाम होगा। और चौथा स्टूडेंट को फायदा ये होगा कि अवेयरनेस और आउटरीच जो फैसिलिटी है ये यहाँ पे पार्टिसिपेशन और बढ़ाएगी। जो गांव के दूर दराज के इलाके होते हैं, रिमोट एरियाज से, रूरल एरियाज से और लोग आएंगे।
और आखिरी फायदा जो इंस्टीट्यूशन को होगा वो ये होगा कि ये एजेंसी यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी लेकर आएगी रिक्रूटमेंट साइकिल में। कैसे? एक सिंगल एग्जाम होगा, एक वन टाइम फीस होगी, तो ट्रांसपेरेंसी भी बरकरार रहेगी। तो ये कुछ बहुत अच्छी बात इसके चलते। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में, एनएमसी शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे इसको। न्यूज में क्यों रही है जानते हैं। देखिए, यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करी है नेशनल मेडिकल कमीशन, एनएमसी। आप कुछ बात जानते हैं इस एनएमसी के बारे में। देखिए, एनएमसी को बनाया गया है एनएमसी एक्ट 2019 के अंदर। ये एक्ट जो हमारा पुराना मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट था उसे रिप्लेस कर रहा है एज द कंट्रीज मेडिकल एजुकेशनल रेगुलेटर। अब इश्यूज क्या थे? जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो हमारा ये पुराना एक्ट था, इसमें क्या इश्यूज थे समझते हैं। अंडर ग्रेजुएट के लिए अच्छी रेगुलेशन नहीं थी। पोस्ट ग्रेजुएट जो कोर्सेज थे, मतलब जो अंडर ग्रेजुएट और जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज थे, उनका अच्छे से रेगुलेशन नहीं था इस एक्ट के अंदर। अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, साथ में करप्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे। ये जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट था पुराना वाला। अब ये जो एनएमसी है ये क्या करेगा, मतलब जो नेशनल मेडिकल कमीशन है ये यहाँ पे मेडिकल एजुकेशन सिस्टम देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक हाई क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल, एक एडुकेट और हाई क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल मिल पाएंगे हमें। साथ में इससे क्या होगा कि लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च करी जाएगी मेडिकल प्रोफेशनल्स के द्वारा। साथ में पीरियोडिक असेसमेंट की जाएगी कि मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की प्रॉपर असेसमेंट करेंगे टाइम टू टाइम। और आखिरी में एक अफेक्टिव ग्रीवियांस रिडर्सल मैकेनिज्म भी यहाँ पे होगा कि मतलब किसी को कोई दुख दर्द है तो वो यहाँ पे जा सकता है। मेंबर्स की बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर कुछ 33 मेंबर्स होंगे, जिसमें चेयरपर्सन जो चेयरपर्सन होंगे वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होने चाहिए। बाद में 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, जिसमें आपका प्रेसिडेंट होंगे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड के, जनरल ऑफ हेल्थ साइंसेस, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज और डायरेक्टर जनरल, साथ में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है यहाँ के, ये सारे के सारे इसके अंदर एक्स ऑफिशियो मेंबर हो जाएंगे। बाकी इसके अंदर 22 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे, जिनमें से एटलीस्ट 60% जो मेंबर हों वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होने चाहिए। अब बात करते हैं मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल के बारे में। देखिए, इस एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे एक मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल को बनाएगी और ये काउंसिल एक प्राइमरी प्लेटफॉर्म होगा। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू स्टेट्स हो चाहे बच्चों यूनियन टेरिटरीज हो, ये सामने आएंगे और अपने व्यूज या अपने दुख दर्द या जो भी हैं कंसर्न्स वगैरह वो इस नेशनल मेडिकल कमीशन के सामने रख पाएंगी। फर्दर जो काउंसिल है यहाँ पे ये नेशनल मेडिकल कमीशन को एडवाइस करेगी कि आपको क्या कदम उठाने चाहिए, कैसे आप मिनिमम स्टैंडर्ड जो मेडिकल एजुकेशन का है उसे मेंटेन करके रखो। अब बात आती है कि आखिरकार क्या फंक्शंस होंगे इस एनएमसी के, मतलब इस नेशनल मेडिकल कमीशन के। देखिए, पॉलिसीज वगैरह बनाएगी कि किस तरीके से मेडिकल इंस्टीट्यूशन और प्रोफेशनल्स को यहाँ पे रेगुलेट करना है। दूसरी बात कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी हेल्थ रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसे एक्सेस करेगी। साथ में ये कंप्लायंस बना के चलेगी स्टेट मेडिकल काउंसिल के साथ में, है ना, और रेगुलेशंस जो कि इस बिल के अंदर करी गई हैं उस बिल के उन रेगुलेशंस के चलते। और बाद में ये गाइडलाइंस वगैरह बनाएगी किस तरीके से आपको फीस डिटरमाइन करनी है फॉर अप टू 50% ऑफ सीट्स जो कि प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में है और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में है, जो कि इस बिल के अंदर रेगुलेट करी जा रही है। उसकी फीस वगैरह क्या होगी ये उसके लिए गाइडलाइंस बनाएगी। उसके बाद बात करेंगे ऑटोनॉमस बोर्ड्स के बारे में। तो ये एक्ट जो है वो ऑटोनॉमस बोर्ड को बनाने के लिए भी कहता है और ये बोर्ड जो बनेंगे वो सुपरविजन में रहेंगे इस नेशनल मेडिकल कमीशन के। हर एक ऑटोनॉमस बोर्ड जो है इसके अंदर एक प्रेसिडेंट होगा और उसके साथ 4 मेंबर्स होंगे जिन्हें अपॉइंट करा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये जो बोर्ड्स होंगे ये अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड होंगे, साथ में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड होंगे जो स्टैंडर्ड वगैरह सेट करेंगे। साथ में मेडिकल एजुकेशन को जो अंडर ग्रेजुएट लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की होती है उसे रेगुलेट भी करेंगे। दूसरा, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड बनाया जाएगा। रेटिंग बोर्ड, ठीक है, रेटिंग बोर्ड बनाया जाएगा जो इंस्पेक्शन करेगा, रेट करेगा मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को उनकी काबिलियत के बेसिस पर। तीसरा जो है वो एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड बनाया जाएगा जो रेगुलेट और प्रमोट करेगा
प्रोफेशनल जो भी काम होता है या मेडिकल एथिक्स है, साथ में मेंटेन करेगा नेशनल रजिस्टर्स को भी, जो कि आपके लाइसेंस्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के रजिस्टर हैं या फिर आपके कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स के रजिस्टर हैं, इन सबको भी मेंटेन करेगा। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिससे एडमिशन होगा अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशलिटी मेडिकल एजुकेशन के लिए सारे ही मेडिकल इंस्टीट्यूशन में, जिसे इस एक्ट के अंदर रेगुलेट करा जाएगा। अभी जो नेशनल मेडिकल कमीशन है ये स्पेसिफाई करेगी किस तरीके से आपको एक कॉमन काउंसलिंग करनी है ना, जिसमें एडमिशन होगा सारे ही ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूशन का। उसके बाद नेशनल एग्जिट टेस्ट की बात करें तो नेक्स्ट की बात करें, ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो एक्ट यहाँ पे नेशनल एग्जिट टेस्ट के बारे में बताता है, जो यहाँ पे विच इज टू गेन अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस आफ्टर एमबीबीएस, ठीक है, जिसे आपको जो है विच इज टू गेन अ लाइसेंस प्रैक्टिस आफ्टर एमबीबीएस कैन ऑल्सो सर्व एज एन एंट्रेंस एग्जाम टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। और ये एंट्रेंस एग्जाम के तौर पे भी ये नेक्स्ट जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे भी यहाँ पे काम आ सकता है, ठीक है, के लिए भी काम आ सकता है। उसके बाद लिमिटेड लाइसेंसिंग की बात करें तो इस एक्ट के अंदर जो नेशनल मेडिकल कमीशन है ये यहाँ पे लिमिटेड लाइसेंस दे सकती है कुछ मिड लेवल प्रैक्टिशनर्स को, जो कि आपका आज की मॉडर्न मेडिकल प्रोफेशनल से क्रिएटेड हो कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए मेडिसिन को, लेकिन आपका लिमिटेड लाइसेंस है। तो ये जो मिड लेवल प्रैक्टिशनर्स होते हैं ये कुछ ही मेडिसिन को प्राइमरी और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के अंदर प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। तो ये बात हमने कुछ करी नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी के बारे में। देखिए न्यूज में क्यों रही पहले ये समझते हैं। तो रिसेंटली हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को अलाउ कर दिया है कि आप अपने हिसाब से अपनी जो सो मोटो रिट पिटीशन है ऑन द प्रॉब्लम्स एंड मिजरीज ऑफ माइग्रेंट लेबर्स इन द वेक ऑफ नेशन वाइड लॉकडाउन, ठीक है, कि आप इंटरफेयर कर सकते हैं। इंटरवेंशन जो इनका था सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करा है एनएचआरसी का इंटरवेंशन, इनके सो मोटो रिट पिटीशन जो इन्होंने डाली थी प्रॉब्लम्स को लेके और जो दुख दर्द हुआ है इन माइग्रेंट वर्कर्स को पूरे जो देश में लॉकडाउन लगने की वजह से, उसके चलते देखिए लॉकडाउन पूरे देश में लगा, इससे आपने देखा होगा माइग्रेंट वर्कर्स यहाँ से वहाँ पैदल पैदल गए, ठीक है, तो इसके लिए पिटीशन डाली गई इनके द्वारा और सुप्रीम कोर्ट ने यही अलाउ करा है ना एनएचआरसी का इंटरवेंशन इसके अंदर। अब बात जानते हैं कुछ एनएचआरसी के बारे में, कुछ बातें समझते हैं। देखिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1993 में अक्टूबर में। किसके अंदर ये बनाई गई थी? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंदर। अब ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड करता है कि आप स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी बनाइए और ह्यूमन राइट्स कोर्ट को भी बनाइए ताकि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होने से रोका जाए और प्रोटेक्शन मिले। बात आती है कि फंक्शंस और पावर्स की। तो क्या फंक्शंस और पावर्स हैं एनएचआरसी के? तो एनएचआरसी यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सकती है किसी भी दुख दर्द में जो कि ह्यूमन राइट्स के को वायलेट करता हो, चाहे वो अपने खुद से कर सकती है या फिर कोई पिटीशन अगर इसको मिली है इसके लिए तो उसके थ्रू कर सकती है। ये मैटर को देख सकती है ह्यूमन राइट वायलेशन के विद इन 1 ईयर ऑफ इट्स अकरेंस। मान लीजिए आज ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है तो उसके 1 साल के भीतर ही वो मैटर देख सकती है ना। 1 साल के बाद अगर आप आओगे कि मेरे साथ पिछले साल हुआ था तो यहाँ पे चीज मान्य नहीं होगी। साथ में ये इंटरफेयर भी कर सकती है किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में जिसके अंदर कुछ ऐसे एलिगेशंस लगे हों जो कि ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हैं। तीसरा, ये किसी भी जेल में जा सकती है या किसी भी इंस्टीट्यूशन में, याद रखिएगा, ये किसी भी जेल या इंस्टीट्यूशन में जा सकती है। मतलब अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई जेल या इंस्टीट्यूशन है तो वहां जा सकती है और देख सकती है कि वहां की लिविंग कंडीशंस कैसी है और रिकमेंडेशन भी दे सकती है कि क्या क्या करना चाहिए। साथ में ये रिव्यू भी कर सकती है सेफगार्ड जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड करे गए हैं या कोई भी लॉ जो कि ह्यूमन राइट्स को के लिए प्रोटेक्शन देता है तो ये उसको फिर से लॉ को ऐसे देख सकती है। साथ में रिकमेंड भी कर सकती है कि क्या हम ऐसे रेमेडियल मेजर्स इसके लिए उठाएं। उसके बाद ये रिकमेंड कर सकती है पेमेंट कंपनसेशन का या फिर डैमेज का। बट इसके बाद देखिए कोई भी ऐसी पावर नहीं होती है कि जिसने ह्यूमन राइट को वायलेट करा हो उसे ये पनिश कर पाए। ये पनिश नहीं कर सकती है, ना ही अवार्ड या रिलीफ दे सकती है, मॉनेटरी रिलीफ वगैरह भी नहीं दे सकती है ये विक्टिम को, है सिर्फ रिकमेंड कर सकती है कि भैया आप जो है इतना इतना पैसा दे दो, उसको इतनी इतनी दिक्कत हुई है। साथ में ये प्रमोट कर सकती है रिसर्च को ह्यूमन राइट्स के फील्ड में। इसके पास एक सिविल कोर्ट की पावर होती है और ये इंटरिम रिलीफ भी दे सकती है।
ये एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देती है हमारे देश के, जो बाद में इस रिपोर्ट को ईच आउट ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा के सामने रखते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ कि पार्लियामेंट ने एक प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 को पास करा, ताकि ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ना इस एनएचआरसी के चेयरपर्सन का और मेंबर्स का, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, इसलिए पार्लियामेंट ने प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 को पास करा। अब इसके थ्रू जो यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, इसके थ्रू हम कुछ चीजों को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए प्रोविजंस को समझेंगे, प्रोविजन क्या है क्या नहीं है। ओरिजिनल जो एक्ट था 1993 का, उस एक्ट के अंदर जो चेयरपर्सन थे एनएचआरसी के, वो ऐसे इंसान थे जो कि चीफ जस्टिस होते सुप्रीम कोर्ट के। उसके साथ ये 1993 वाला एक्ट प्रोवाइड करता था कि 2 पर्सन ऐसे जिनके पास नॉलेज है ह्यूमन राइट्स की, इनको अपॉइंट करा जाएगा एनएचआरसी के मेंबर के तौर पे। साथ में इस एक्ट के अंदर जो चेयरपर्सन थे अलग अलग कमीशन के, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, या नेशनल कमीशन फॉर विमेन, ये सारे के सारे मेंबर थे एनएचआरसी के। अभी जो नया वाला अमेंड होके एक्ट आया है 2019 का, उसके अंदर क्या है कि अमेंड करता है इसको और प्रोवाइड करता है कि एक इंसान जो यहाँ पे चीफ जस्टिस होगा सुप्रीम कोर्ट का या जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, यही चेयरपर्सन बनेगा इस एनएचआरसी का। साथ में अमेंडमेंट ये भी कहता है कि 3 मेंबर को अपॉइंट कराया जा सकता है, उनमें से एटलीस्ट एक मेंबर जो है वो औरत होनी चाहिए। और तीसरी बात ये कहता है कि आप यहाँ पे चेयरपर्सन जो कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के हैं, साथ में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के हैं, और चीफ कमिश्नर फॉर पेंशंस विद डिसेबिलिटीज के हैं, इनको भी आप मेंबर रखो एनएचआरसी के। अब देखिए चेयरपर्सन जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के होंगे वो कौन होंगे। तो इस एक्ट के अंदर जो चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के हैं, ये ऐसे इंसान होंगे जो कि यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो। तो ये बात कहता था ओरिजिनल एक्ट 1993 वाला। लेकिन जो अमेंडमेंट आया 2019 में, उसने कहा कि जो पर्सन है जो कि चीफ जस्टिस या फिर जज हो हाई कोर्ट का, ये भी चेयरपर्सन बन सकता है इस स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का। उसके साथ देखिए टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो ओरिजिनल एक्ट 1993 का था, उसमें यहाँ पे चेयरपर्सन और मेंबर्स जो कि एनएचआरसी और एसएचआरसी के थे, वो ऑफिस कम से कम 5 साल के लिए होल्ड कर सकते थे, या तो तब तक के लिए जब तक के लिए वो 70 ईयर्स की उम्र उनकी ना हो जाए, तो दोनों में से जो पहले होता वहां तक के लिए करते। और फर्दर ये एक्ट कहता था कि यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है मेंबर्स का नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, फिर से रीअपॉइंटमेंट हो सकता था। लेकिन अगर हम यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट जो अमेंडेड एक्ट है 2019 का, उसकी बात करें तो इसने टर्म ऑफ ऑफिस को घटा के 3 साल कर दिया है 5 साल से, या साथ में या मतलब 3 साल की उम्र या तो 70 साल तक की एज जो पहले आ जाए। और इसके साथ जो 5 ईयर की लिमिट थी ना रीअपॉइंटमेंट वाली, वो भी हटा दी है इस अमेंडमेंट ने। उसके बाद यूनियन टेरिटरी में बताऊं तो इसके यूनियन टेरिटरी को लेके ओरिजिनल एक्ट कुछ नहीं कहता था 1993 वाला, लेकिन अमेंडेड एक्ट ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कन्फर करेगी स्टेट ह्यूमन राइट्स के जो फंक्शंस होंगे, जो जो डिस्चार्ज करे जाते हैं बाय द यूनियन टेरिटरी, फंक्शन जो कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हैं, दिल्ली के केस में इसको डील करने वाली होगी एनएचआरसी। ठीक है, समझ आ गई बात आपको। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट भी होता है कंप्लीट। So if you like the video, please like the video, share it with your friends, subscribe your channel Sirf IAS, and if you want to follow me on any other social media platform, link is in the description. Along with this, you can watch these videos on Facebook also. Just like the page Sirf IAS and watch these videos there. And if you want to solve daily one real question, you can follow us on Instagram. Along with this, if you want to join my membership and enjoy the various perks, just press the join button and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.